हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं छाया पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी का जो चल रहा है उसमें क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग देखेंगे। वायु क्या है इसके बारे में जानेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं छोटे बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, जो हर एक लाइन को बोलूँगी, हर एक लाइन को पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग हर एक लाइन को पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग जो है बुक खुद से एक बार रीड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं इसमें ये बताने का प्रयास करूँगी कि लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मेन रूप से हमारे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब मेन उद्देश्य है कि मतलब हम जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उस चीज़ को लिखना, उस चीज़ को नोट करना। और मैं यहाँ पे एक नोट्स लगा रही हूँ, अपना नोट्स जो मैंने नोट्स बनाया है, क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। एग्ज़ाम के समय में हम जो रिवीजन करते हैं तो बुक को रिवीजन नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें बुक से तो पढ़ी ही जाती हैं, सारे बुक्स के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है, 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक सारे बुक को रिवीजन करने बैठेंगे तो बहुत बहुत हो जाएगा। इसलिए हमें छोटा छोटा नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए। मैं नोट्स बना के इसमें लगाई हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो वो नोट्स ज़रूर देखिएगा, या नहीं तो खुद से अपना नोट्स बनाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है वायु, है ना। इस चैप्टर में है वायु। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का फैला हुआ आवरण क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल मतलब वायुमंडल में कितना मात्रा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अन्य गैसें हैं। तो नाइट्रोजन इसमें जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो है आर्गन कितना है 0.93% आर्गन है और CO2 जो है CO2 0.03% CO2 है और अन्य सभी गैसें जो है 0.04% है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है ना। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। हमें सांस लेने के लिए हवा, मौसम, वर्षा, सूर्य की हानिकारक किरणों से क्या करती हैं? ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो साथ में नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। बुक जब पढ़ेंगे तो बॉक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी रहती हैं। यहाँ पे है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता मतलब पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वे मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका जो रूप है उसे परिवर्तित कर देती है। जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप जो है क्या करती है? बदल देती है। मतलब नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो वे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? वो नाइट्रोजन लेते हैं मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु से, जो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसे परिवर्तित कर देती है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ना। वायुमंडल में मिलने वाले, मतलब इसमें जो मेन लाइन इंपॉर्टेंट है वो सब देखते जाते हैं कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, या वायुमंडल में मिलने वाली दूसरी गैस है। सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य या पशु सांस लेने के लिए वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है? समान बनी रहती है। और इसकी मात्रा कब बिगड़ जाती है? जब हम पेड़ पौधे वृक्ष को काटते हैं तो इसकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पे बॉक्स में कुछ दे रखा है, इसे देखते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। यहाँ मतलब है कि ये वाला जो है लो प्रेशर वाला है। जब वायु गर्म होती है तो ये ऊपर उड़ती है, और जब ये ठंडी होती है तो वायु जो है यहाँ बैठ जाती है। हाई प्रेशर वाला हो जाता है, उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब है। तो वही कहते हैं कि जब वायु गर्म होती तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। हल्की होकर ये ऊपर उड़ती है। और ठंडी वायु सघन और भारी हो जाती है। जब वायु ठंडी हो जाती है तो ये भारी हो जाती है ना। जब वायु जो है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर वाला जो क्षेत्र रहता है, ये लो प्रेशर वाला निम्न दाब रहता है, तो वायु ऊपर उड़ जाती है। इसी से बारिश वगैरह होती है। और जब वायु ठंडी हो जाती है तो बैठ जाती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायु चक्र किसे कहेंगे? वायु चक्र कहेंगे, सिंपल से समझते हैं कि वायु चक्र किसे कहेंगे कि गर्म वायु फैलती है, फैलकर हल्की होकर वो ऊपर उड़ती है। और सघन वायु जो है वो क्या करती है? ठंडी और सघन ठंडी वायु सघन और भारी होती है और नीचे बैठ जाती है। गर्म वायु सिंपल सा समझते हैं, गर्म वायु ऊपर उड़ती है, और जब वायु ठंडी हो जाती है तो ये नीचे बैठती है, फिर ऊपर उड़ती है, फिर नीचे बैठती है। मतलब ये चक्र चलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? वायु चक्र कहते हैं। हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण गैस है। ये महत्वपूर्ण गैस क्यों हो जाता है? क्योंकि हरे पादप जो अपने भोजन के रूप में CO2 का जो प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस कर देते हैं। हरे पादप क्या करते हैं? अपने भोजन में CO2 का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कितने संरचना है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्षोभ मंडल। कितने किलोमीटर तक फैली है? ये 13 किलोमीटर तक। और यहाँ पे जो है ना, क्षोभ मंडल में जितनी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसमी घटनाएं यहीं पे होती हैं। जीव जंतु, जीवन, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। और इसके ऊपर वाला को कहते हैं समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली होती है। और यहाँ पे जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत जो है बादल और मौसमी घटनाओं के लिए नहीं है, तो किसके लिए? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। मतलब ये समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। वायु परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह उड़ने के लिए आदर्श है ये, यहाँ तक की ऊंचाई। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ओजोन गैस की परत यहीं पे है। ओजोन गैस की जो परत है ये इसी मंडल में है, समताप मंडल में। अब मध्य मंडल देखेंगे। मध्य मंडल में क्या है कि ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं होता, उल्का पिंड का जलना होता। और ये जो होता है ना, इसका तापमान यहाँ थोड़ा
तापमान कम रहता है। अब हम लोग देखेंगे बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार यही होता है। तो इसमें क्या सब होता है, बाह्य वायुमंडल में तापमान ज़्यादा होता है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आयन मंडल इस परत का भाग है। रेडियो संचार यहीं पे होता है। अब हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है कि ये मतलब वायुमंडल की सबसे जो पतली परत होती है, वायु की पतली परत होती है, यहाँ पे जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिलता है, जिसके वजह से अंतरिक्ष में तैरती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अब हम लोग देखेंगे मौसम और जलवायु। मौसम किसे कहते हैं, किसी स्थान पर किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं, ये बदलता रहता है। और जलवायु किसको कहेंगे, जलवायु दीर्घ अवधि में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उसे जलवायु कहेंगे। दीर्घ अवधि में किसी स्थान का औसत मौसम को जलवायु कहेंगे। तापमान, तापमान किसे कहते हैं, किसी स्थान की वायु में ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। अब है आपतन। हाँ, तापमान, वायुमंडल का तापमान केवल दिन में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे ऋतु होता है ना, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, तो इसीलिए तापमान जो है ऋतु के अनुसार भी बदलता है। अब हम लोग देखते हैं आपतन। आतपन, आतपन, आतपन किसे कहेंगे, आतपन या सूर्यातप या इंसोलेशन एक ही चीज़ है। आतपन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरण का प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। मान के चलिए यहाँ पे सूर्य है ना, सूर्य की किरण है, ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से जो भी किरणें आ रही है, ये पृथ्वी इसे रोक रही है, रोक लेती है। यहाँ से जो इसकी उष्मा है ये ऊपर नहीं जा पाती है, ये इसे यहीं रोक लेती है। तो इसे आतपन, सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे इंसोलेशन या सूर्याताप या आतपन कहते हैं। सूर्याताप की जो मात्रा है वह कहाँ पे घटती है, ये मान के, ये देखो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है ना सीधी पड़ती हैं, सीधी। तो ये वाला भाग जो है गर्म रहता है और ये वाला जो पोल वाला जो भाग है यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, तिरछी पहुँचती हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका तापमान घटते जाता है और भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा रहता है और ध्रुवों पर घटते जाता है। अब हम लोग देखेंगे वायुदाब। वायुदाब किसे कहते हैं कि यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसीलिए यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत में बल लगाता है। तो वायु दाब जो है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब घटता है और नीचे समुद्र की ओर आने पर सर्वाधिक होता है। ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वायु दाब होता है। अब हम लोग देखेंगे पवन। पवन क्या है,
पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन के 3 प्रकार होते हैं। पवन के कितने प्रकार हैं? 3 पवन है। अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो अस्थाई पवन किसे कहते हैं? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होती हैं और वर्ष भर अस्थायी रहती है और निश्चित दिशा में रहती हैं, अस्थायी पवन। और मौसमी पवन किसको कहते हैं? ये मौसमी पवन जो है ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव, ऋतुओं के अनुसार दिशा में बदलती रहती है, ऋतुओं के अनुसार दिशा में बदलाव होता है, तो उसे कौन पवन कहते हैं? मौसमी पवन। जैसे भारत में मानसूनी पवन जो है वो मौसमी पवन है। अब है स्थानीय पवन। ये क्षेत्र विशेष के आधार पे होता है स्थानीय पवन। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे स्थल एवं समुद्री समीर, स्थल और समुद्री समीर जो होता है ये इसी में आता है। गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन, इसे लू भी कहते हैं, लू, चिनूक, ये सब इस बॉक्स में दिया है। यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा, निम्न वायुदाब, डोलड्रम, ये वाला जगह है। कभी ये मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, कभी मैं जब मैप के थ्रू बताऊँगी, जब मेन रूप से मैं इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी तो मैं ऐसे अच्छे से बताऊँगी। इसमें 7th क्लास की बुक में जो दे रखा है मैं बस उसी को भी बता रही हूँ। ये है भूमध्य रेखा, ये ऐसे निम्न दाब डोलड्रम वाला क्षेत्र कहते हैं। और ये हो गया उत्तरी व्यापारिक पवनें, है ना, ये उत्तरी व्यापारिक पवनें हैं। आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। मतलब वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और अधिक आर्द्र हो जाती है। अब हम लोग देखें वर्षा, है ना। वर्षा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है। तो वर्षण क्या है? जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ऊपर उठ के वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे के रूप में वो गिरने लगता है। वो ठंडा हो जाता है, यहाँ बादल वगैरह लग जाता है तो ये जो है जल की बूंदों के रूप में ये बनने लगते हैं। इन्हीं बादल जल बूंदों का एक समूह होता है ना। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है ये वाला, इसे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। जलवाष्प ऊपर उड़ती है तो क्या होता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब वो ठंडा होता है ये बादल वगैरह यहाँ लग जाता है तो फिर ये क्या करता है? संघनित होकर ये वर्षा के रूप में गिरने लगता है। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वो वर्षा कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। कौन से वर्षा? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, है ना। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो मैंने ये नोट्स लगाया है, इसी नोट्स के बारे में बोल रही थी। चाहे तो आप लोग इसे देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है बस जो बुक में है उसमें से क्या लिखना है मैंने उसे ही इसमें लिखा। जैसे वायु, तो पृथ्वी पर वायु, ये वाला चैप्टर भी पढ़ा है ना, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो फैला हुआ आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य सभी गैस कितनी मात्रा में है, यहाँ पे जो वायु चक्र क्या है
ये सारी चीज़ें मैंने इसमें जो आप लोगों को बताया, बस वही चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बुक में है उनमें से उसी बुक से मैंने बस नोट्स बनाया है, कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाया। आप लोग भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं जो बहुत से बहुत 2 पेज में आ जाएगा। आप अपने अनुसार से 1 या 2 पेज में बना सकते हैं। एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक है। सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों से लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है। ऑक्सीजन क्या है, आप लोग इसे नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने जो भी ऑक्सीजन से है यहाँ पे लिखा है, वायुमंडल में मिलने वाली दूसरी गैस है। CO2 के बारे में लिखे हैं कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो इसी बुक से मैंने ये नोट्स बनाया है, चाहे तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं। ये क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक ऊंचा है। यहाँ पर क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बारे में दे रखा है। मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है। ओजोन परत यहीं पे यहीं की परत है, इसी समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, ये सब का मैंने यहाँ पे कितने से कितने किलोमीटर तक कौन सा मंडल है इसका किया है। बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य सीमा, फिर मध्य मंडल, समताप सीमा, समताप मंडल, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल। यहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह जाती है समताप मंडल में। ओजोन लेयर भी मिलती है। तो बहिर्मंडल, वायु की एक पतली परत होती है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन, बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें अंतरिक्ष में यहाँ पे तैरती है। मौसम क्या है ना, मौसम क्या है, किसी स्थान पर किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं, बदलता रहता है। जलवायु, इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट्स में। ये जलवायु, तापमान, आतपन, इंसोलेशन या सूर्यातप, ये सब भी आप लोग बना सकते हैं। तो जलवायु दीर्घ अवधि में किसी स्थान का औसत मौसम। तापमान, किसी स्थान की वायु में ताप और शीतलता की मात्रा या परिमाण। यहाँ पे सूर्यातप के बारे में देख सकते हैं आप लोग। आप सूर्यातप, आतपन या इंसोलेशन क्या है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं ये। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। अभी हम लोग इसे अच्छे से देखें, भूमध्य रेखा में ज़्यादा होती है, ध्रुवों की तरफ जाने से घटती है। फिर वायुदाब, वायुदाब क्या है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार को लगभग लगाया गया दाब को वायुदाब कहते हैं। समुद्र पर सर्वाधिक होता है और ऊपर की ओर वायुमंडल घटता है, समुद्र में सर्वाधिक होता है। फिर हम लोग देखे थे पवन, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का प्रकार है अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, है ना। व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें वर्ष भर अस्थायी निश्चित दिशा में होती हैं। मौसमी पवन ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में बदलाव करती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें हैं। फिर क्षेत्र विशेष में स्थानीय पवनें होती हैं। समुद्र से स्थल से समुद्र समीर, लू और चिनोक आदि ये सब होते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं, वर्षण किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे गर्म होती जाती है वायु, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस मैं बता रही हूँ कि आप इसे नोट्स में कैसे बना सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, बुक का भी PDF और मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स जो यहाँ पे है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मैंने इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
वर्षण, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, सघन होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है, फिर ये पृथ्वी पर गिरती है, तो इसे वर्षण कहते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो आज का क्लास यहीं तक था। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं। ज्योग्राफी का सीरीज़ चलते रहें या फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है आप लोगों की इच्छा हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उस पर ज्वाइन होके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।